Morning, people. How's the Josh? I hope it's good. सेमीकंडक्टर्स के जेई लेक्चर नंबर 2 को शुरू करना है, बट इससे पहले कि ये शुरू करें, जेई लेक्चर 1 में इफ यू रिमेंबर वी डिड पी एन मटेरियल्स, वी डिड जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर टच किया था, जीनर डायोड और एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल वगैरह सब टच किया था. नाउ वन प्राइम थिंग रिमेन्स. वी ऑलरेडी हैव डन लॉजिक गेट्स. वन प्राइम थिंग रिमेन्स and that is transistor. One of the best outputs to have come out of semiconductors is the transistor. Actually it is called bipolar junction transistor or BJT for short. क्यों ऐसा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर नाम है इसका? क्योंकि इसमें दो जंक्शंस हैं, दो पीएन जंक्शंस का इस्तेमाल किया है. एक्चुअली तीन चीजों को यूज करके हमने दो जंक्शंस बनाए. वी आर लुकिंग एट टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स. एक्चुअली अ ट्रांजिस्टर इज ईदर an n-type material sandwiched between two p-type materials or a p-type material sandwiched between two n-type materials. Or did I say the same thing? I don't know, but let's see that. So there are two types of transistors. One is the NPN transistor, as the name suggests. ये p type material है जो दो n type के बीच में sandwich है. Let me show that to you. One of the most commonly used transistors is the NPN, and you can see this here. All right, this is the N material, this is the P material, this is the N material. Now I'm sure you're looking कि सर ये वाला साइज बड़ा बनाया है, ये वाला छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है. ऐसा क्यों? कोई खास रीजन? यस, एब्सोल्युटली. नाउ दिस इज कॉल्ड एमिटर. ये छोटा रीजन जो है इट्स कॉल्ड द बेस, एंड ये जो बड़ा रीजन है, यथा नाम तथा गुण है, कलेक्टर. कलेक्टर बड़ा चीज है ये. सो दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एंड इसका जो बेस है वो पी टाइप का है. एमिटर एंड कलेक्टर आर एन टाइप ईच. इसका सिंबल समथिंग लाइक दिस. दिस इज द सिंबल ऑफ अ ट्रांजिस्टर. कलेक्टर, एमिटर, और ये बीच का जो है वो बेस है. अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है. सिंबल इज नॉट कंप्लीट, बट आई एम वेटिंग फॉर समथिंग. दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर है, as you have rightly guessed, it's a PNP transistor. N-type material sandwiched between two P-type materials. So ये रहा आपका ये P, ये N, ये P, and as it goes, this is the emitter. बीच का होता है वो बेस होता है, and सबसे बड़ा होता है वो कलेक्टर होता है. आप इस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. And this is the symbol for a PNP transistor. Now somebody will tell me, sir, ये दोनों तो सेम है. इसीलिए तो एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है. विच विल डिस्टिंग्विश बिटवीन ये पी टाइप है या ये एनपीएन है या पीएनपी है. नाउ अंडरस्टैंड दिस. डू यू अग्री दैट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पी टू एन, कन्वेंशनल करंट? तो ये बेस है आपका, ये P है, एमिटर जो है वो N है. सो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम P टू N. एज अ रिजल्ट एमिटर पे मैंने ये एरो लगाया है विच शोज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट विच इज ऑलवेज फ्रॉम P टू N. ऑन द अदर हैंड, दिस हियर इज N, दिस हियर इज P, एंड एज अ रिजल्ट फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर कन्वेंशनल करंट विल फ्लो फ्रॉम P टू N, मतलब लाइक दिस. सो उस पे एरो, मतलब डिस्टिंग्विशिंग मार्क किया है. यू कैन ऑल्सो से सर कलेक्टर और एमिटर में डिस्टिंग्विश कैसे किया हमने? भाई जिस पे एरो हो वो एमिटर, एंड अब एरो का डायरेक्शन विल टेल अस कौन सी टाइप का ट्रांजिस्टर है. फॉर एनपीएन कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पी टू एन, सो द एरो इज फ्रॉम बेस टू एमिटर, एंड इन पीएनपी द एरो इज फ्रॉम पी टू एन विच इज फ्रॉम एमिटर to base. So this is the symbol for an NPN transistor, this is the symbol for a
PNP ट्रांजिस्टर. नाउ एज रिगार्ड्स कि ये बड़ा क्यों है, ये छोटा क्यों है, लेट मी टेल यू, आई एम गोइंग टू रब दैट डायग्राम ऑफ. The PNP transistor is not going to be too much important for us. What is important is the NPN transistor. Operational wise भी NPN transistor की बोलबाला है. क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट बात. अच्छा, मैं पहले आपको इनके साइजेस के बारे में बता दूं, फिर वो सीक्रेट बताता हूं कि क्यों NPN ज्यादा फेवरेबल है. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, the characteristics of the various things. Now the size of the collector is maximum. You know, the volume of the collector is maximum क्योंकि as the name suggests it is supposed to collect charge carriers. Size of base is minimum क्योंकि ये बीच का पड़ाव है, इस पे ज्यादा कुछ रुकते नहीं है, so बेस का साइज मिनिमम होता है. So according to, you know, if I would say volume of collector greater than volume of emitter and greater than volume of base. So collector का वॉल्यूम सबसे बड़ा, बेस का वॉल्यूम सबसे छोटा. Now as far as doping is concerned, so doping means the presence of charge carriers of emitter is maximum. भाई डोपिंग एमिटर का मैक्सिमम क्यों है? सबसे ज्यादा चार्ज कैरियर्स एमिटर के पास क्यों होने चाहिए? बिकॉज एज द नेम सजेस्ट इट्स एन एमिटर, इट हैज टू एमिट चार्ज कैरियर्स एंड एमिट तभी करेगा ना जब होंगे. सो एमिटर का डोपिंग सबसे मैक्सिमम है, उसके बाद कलेक्टर का और सबसे कम बेस का. सो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑफ एमिटर इज मैक्सिमम, कलेक्टर इज इन बिटवीन, कलेक्टर इज मॉडरेट and doping of base is minimum. बेस हमने एक जस्ट एक मिड स्टेशन जैसा रखा है जहां पे बीच में आना है और चले जाना है. सो डोपिंग में चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन में एमिटर सबसे बड़ा, कलेक्टर बीच का, डोपिंग बेस का मिनिमम. नाउ अब पीएनपी और एनपीएन का फर्क समझाता हूं. एमिटर यहां पे इन एनपीएन ट्रांजिस्टर एमिटर इज एन टाइप. एन टाइप में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जबकि इन पीएनपी ट्रांजिस्टर एमिटर वाज पी टाइप, उसमें चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स. एंड आप खुद मेरे को बताओ किसका करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, किसका मोबिलिटी ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन्स का. एंड एज अ रिजल्ट इट इज मच प्रेफरेबल टू हैव एन एनपीएन ट्रांजिस्टर वेल एक्चुअल करंट कंस्टिट्यूशन इज डन बाय इलेक्ट्रॉन्स. इन पीएनपी इट इज डन बाय होल्स. not very good. So NPN ट्रांजिस्टर को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. एंड नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ये इंट्रोडक्शन तो हो गए हमारे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द NPN ट्रांजिस्टर इन सम अमाउंट ऑफ डिटेल. सो आई विल नीड टू मेक अ न्यू डायग्राम एंड आई विल शो यू द जंक्शंस आल्सो. जो दो जंक्शन, आपने कहा था सर दो जंक्शन है, तो दो जंक्शन कौन से हैं? आओ दिखा देते हैं, कोई लोड नहीं है बात में. सो NPN ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ी विशिष्ट जानकारी, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे और उसका एप्लीकेशन भी देख लेंगे. NPN ट्रांजिस्टर. ओके, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द NPN ट्रांजिस्टर. दिस इज द NPN ट्रांजिस्टर. दिस इज योर N, दिस इज योर P, दिस इज योर N. ये एमिटर का पिन निकाला मैंने, ये बेस का निकाला और ये कलेक्टर का निकाला. नाउ बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स, कैन यू सी यहां पे एक पीएन जंक्शन क्रिएट हो जाता है. दिस पीएन जंक्शन यू कैन से can you see it is between the emitter and the base, so it is called base emitter junction. This junction, this PN junction which is formed between the emitter and the base is called the base emitter junction, and this junction formed between the base and the collector is called base collector या collector base, you can call it anything you want. बात तो वही है. So दो जंक्शन है, कैन यू सी, ये एक जंक्शन एक P और एक N का जो एमिटर और बेस के बीच में, दिस कॉल्ड बेस एमिटर जंक्शन,
एंड दूसरा जंक्शन ये इन दोनों के बीच का, विच इज कॉल्ड द बेस कलेक्टर जंक्शन. नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, इट्स अ मस्ट. अगर आपको ये ट्रांजिस्टर चलाना है, अगर आपको ये ट्रांजिस्टर चलाना है, तो बेस एमिटर जंक्शन हैज टू बी फॉरवर्ड बायस्ड, while base collector junction will have to be reverse biased. So for efficiently operating an NPN transistor, the base emitter junction, this is one of the most important criteria, and this will remain as it is for every application. Base emitter junction has to be forward biased, while base collector junction का जे छोटा होना चाहिए सर, has to be reverse biased. So ये तो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा. बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस. ओके, सो इस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना है और इस जंक्शन को हमें रिवर्स बायस करना है. सो लेट्स सेट अबाउट डूइंग दैट, ताकि देखें तो सही ऑपरेशन कैसा होता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस मच? इज ओके? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैं इन सब के नाम वगैरह उड़ा देता हूं. आई एम श्योर एवरीवन नोज कि फॉरवर्ड बायस तब होता है व्हेन P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. दैट इज फॉरवर्ड बायस. एंड रिवर्स बायस कब होता है? व्हेन P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव and N is connected to positive. Wow, okay, इतना तो सीखा था हमने. डायोड में कुछ और सीखा हो ना सीखा हो, ये तो जरूर सीखा था हमने. सो आओ शुरू करते. मैं फॉरवर्ड बायस करने जा रहा हूं, फिर आप मेरे को बीच बीच में बताना कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है क्या नहीं होता. अच्छा भाई, इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, मतलब N शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव, P शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव. ओकी डोकी, लाइन टेढ़ी है पर मेरी है. N to negative, okay, and P to positive. ये लाइन टेढ़ी कि सीधी है? टेढ़ी हमेशा टेढ़ी होती है सर. हाँ, अब सीधी लाग रही है. दिस बायसिंग वोल्टेज इज कॉल्ड VEE, एमिटर इनेबलिंग वोल्टेज बोल सकते हैं इसको. एंड ये रिवर्स बायस होना है. रिवर्स बायस मतलब N कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ओके, and P connected to negative. Oh, right. इसको हम कहते हैं VCC. You can call it collector connected voltage. VCC हो, VEE हो, VBB हो, these are all biasing voltages. Remember that. So VEE is emitter biasing voltage, VCC is collector biasing voltage. Okay. तो ये सेट हो गया सीन हमारा. अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. फॉरवर्ड बायस में, आई एम श्योर यू रिमेंबर ऑल दैट, फॉरवर्ड बायस में जंक्शन की विड्थ छोटी होती है या बड़ी? छोटी. सो ये रीजन की विड्थ जो है वो छोटी हो जानी है. ओके, सो एमिटर बेस जंक्शन की विड्थ क्या हो जाएगी? छोटी. एंड रिवर्स बायस में जंक्शन विड्थ क्या हो जाती है? बड़ी. ऑलराइट, तो बड़ी जंक्शन की विड्थ बना दिया हमने. ये बातें तो याद रखनी होंगी. ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस width of the junction decreases, depletion region decreases. During reverse bias width of the depletion region increases. वैसे मुझे बहुत बार लोगों ने पूछा है, सर ऐसा क्यों, आप ये डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हो? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हमेशा छोटा रखते हो, रिवर्स बायस वोल्टेज हमेशा बड़ा रखते हो. ये भी बात है. दिस इज 0.5 to 1 वोल्ट एंड दिस इज 5 to 10 वोल्ट. ऐसा क्यों भाई? ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो है, यू नो, जंक्शन की विड्थ कम है, रेजिस्टेंस कम है, इसलिए करंट पास करने में बहुत बड़े वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती. ऑन दी अदर हैंड यहां विड्थ ज्यादा है, इफ यू रिमेंबर रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो करंट कंस्टिट्यूट करने के लिए मुझे बड़े वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. ओके, नाउ वी आर ऑल सेट. सो नाउ अब मैं इन चार्ज कैरियर्स का अभ्यास करूंगा. अब ये क्या करेंगे? सर फॉरवर्ड बायस है, जंक्शन की विड्थ छोटी है, so don't you agree electrons will move from N region to P region in pretty large numbers.
current is due to diffusion. So pretty large numbers में they will move from N to P region. Okay, very nice. और ये P के घर में घुस गए. अब P के पास तो जगह छोटी है, घर छोटा है हमारा, तो P हाथ जोड़ के बोलेगा सर जी आप लोग 100 लोग तो आ गए हैं, पर मेरे घर में सिर्फ 5 लोगों के लिए जगह है, बायसिंग वैसे भी कम है, होल्स कम है, तो आप 5 लोग ही रुक पाओगे, बाकी के लोग आगे प्रयाण करें. सो यहां पे इस रीजन में only around 5% of electrons remain, 5% of electrons remain, and बाकी के 95% they move into the collector junction. 95% collector में आ गए. Now जितने to maintain charge neutrality, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से n में आता है, इस रीजन में आता है, डोंट यू अग्री, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना पड़ेगा to maintain charge neutrality. So if 95% of electrons have reached here, though 95% of the electrons will come out of the collector, be attracted by this battery and will constitute current flow. So ये 95% electrons इधर घुसे, आपको समझ में आया? 100 electrons थे सपोज एमिटर में, वहां से फॉरवर्ड बायस के जरिए 100 electrons इस बेस में आए, बट बेस तो छोटा है, डोपिंग भी कम है, सो ओनली 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्ड हियर, द रेस्ट 95% क्रॉस्ड ओवर इनटू द कलेक्टर, एंड 95% आ गए हैं, तो टू मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी 95 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे यहां से, यहां आ गए. अच्छा, बेस में 5 इलेक्ट्रॉन्स रुके थे, सो ऑल्सो टू मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी 5% इलेक्ट्रॉन्स या 5 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन से, वो यहां से आ गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए, 95 इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए, इस जंक्शन ए पे मिले, और 5 + 95 इज 100, जो 100 मिला के वो सब एमिटर में घुस गए. एमिटर ने 100 इलेक्ट्रॉन दिए और 100 इलेक्ट्रॉन लिए, मस्त सब कुछ सेट हो गया. 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ओनली 5% रिमेन, 95% यहां. मेंटेनिंग चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स 95 यहां से निकले, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, जंक्शन ए पे मिले, 5 और 95 मिला के 100 एमिटर में फिर से घुस गए, सारे के सारे न्यूट्रल है. बट कैन यू सी दे हैव कंस्टिट्यूटेड करंट. अब जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स का कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो ये जो कन्वेंशनल का ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसके ऑपोजिट ये होगा करंट फ्लो. दिस इज कॉल्ड आई एमिटर करंट. ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहां से नीचे से ऊपर कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा आई बी, बेस करंट, और इलेक्ट्रॉन यो आ रहे हैं तो करंट यो जाएगा. दिस इज कॉल्ड आई सी, विच इज कॉल्ड कलेक्टर करंट. डू यू अंडरस्टैंड दिस मच? ये तब बात समझ में आ रहा है. सो इफ यू अप्लाई Kirchhoff's current law, I'm not writing too much, at junction A, then don't you see IE आ रहा है, IB और IC निकल रहे हैं, so my prime equation becomes IE, मैं वहां लिखता हूं ऊपर वो साइड पे, IE is IB plus IC. Ladies and gentlemen, you can see here IE is equal to the sum of IB and IC. Now remember that IE will be in milliamp, IC also in milliamp क्योंकि 95% है, whereas IB is in microamp क्योंकि वो करीबन 5% ही है, so काफी कम है IB as compared to IE and IC. Now understand this very carefully. ये तभी possible होगा जब emitter based junction is forward biased and collector based junction is reverse biased. So this was the operation of a normal transistor, an NPN transistor. So IE is IB plus IC. Now let's go forward. If I were to use the transistor as an input output device, for a standard, for any input, I/P is input output device. Every device has to have 2 terminals for input and 2 terminals across which to take your output. If I were to, this is an input output device, IO device. Now if I were to use a transistor as an input output device, मुझे minimum 4 terminals चाहिए होंगे, पर हमारे ट्रांजिस्टर के पास तो सिर्फ 3 है, तो
इसको कैसे यूज करें 4 टर्मिनल के लिए? भाई बेस्ट एग्जांपल, इफ यू वांट टू यूज अ ट्रांजिस्टर एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, आप क्या करें? सो टू यूज ट्रांजिस्टर एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, हम क्या करते हैं? वी कीप वन टर्मिनल कॉमन। समझ में आया? मस्त सेटिंग मार दिया। वन टर्मिनल कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कोई भी एक टर्मिनल कॉमन रख के हम इनपुट आउटपुट के बीच में हम ये ट्रांजिस्टर को इनपुट आउटपुट डिवाइस के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट, क्योंकि मेरे पास 3 टर्मिनल है, I get 3 connections, I get 3 settings, 3 ways in which I can use the transistor. One, if I keep the emitter common between input and output, we get what is called a common emitter configuration. Thus, we have 3 configurations. The first and the most important, no doubt, is the common emitter, which is called in short CE, common emitter configuration, in which, as the name suggests, emitter is kept common between input and output. Emitter is kept common between input and output. दूसरा है जो थोड़ा कम यूज होता है, that is your common base configuration. किसी काम में कॉमन बेस भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि फालतू कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा कुछ भी फालतू नहीं होता। यूजुअली रेडियो सिग्नल्स वगैरह के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसीज वगैरह के लिए कॉमन बेस को इस्तेमाल किया जाता है। हियर बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट and output, and the final, which is the least used, is the common collector, where the collector is kept common between input and output. So this is your common collector configuration, where collector is kept common between input and output, but we are not going to use this, कोई काम का नहीं है। हम खास common emitter पे फोकस करेंगे, बीच बीच में कॉमन बेस की भी बातें थोड़ी बहुत ले लूंगा। ओके, सो लेट्स सी द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो वी आर लुकिंग एट कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो है सर्किट डायग्राम। भाई सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अरे मैं इसको क्यों बना रहा हूं, अब मैं इसको ही बनाऊं। किसको? सिंबल को। सो आई एम गोइंग टू यूज माय सिंबल नाउ। सबसे पहले every diagram usually starts from the left, but this diagram starts from the middle. Okay, so मैं middle से ही ये diagram शुरू कर रहा हूं, and as the name suggests, I'm going to keep emitter common between input and output. So emitter is going to be kept common. ये रहा मेरा situation. This is going to be my input. This is your emitter. This is your base, before you forget, and this is your collector. सो बेस और एमिटर के अक्रॉस मेरा इनपुट आएगा, एंड बेस और कलेक्टर के अक्रॉस मेरा आउटपुट होगा। ओके, अब सबसे पहले बायसिंग वोल्टेजेस, बगैर बायसिंग वोल्टेजेस के तो कोई भी चीज काम नहीं करती। सो इफ यू रिमेंबर, दिस एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस इज पी, दिस इज एन, तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ये रहा मेरा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, आई कॉल इट वीबीबी। यू कैन कॉल इट बेस बायस वोल्टेज टू बायस द बेस, एंड दिस इज माई अब ये N है और ये P है, इसको रिवर्स बायस करना है, तो N टू पॉजिटिव अगेन, एंड यू विल ओनली सी सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस वाइडली। और डायग्राम बनाने का सबसे बेस्ट फंडा वही है कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार ही है। सो आप इजीली चेक कर सकते हो कि दिस इज पॉजिटिव टू N, so this is reverse bias, this is positive to P, so this junction is going to be forward bias, and I'm going to keep emitter common, और ये मैंने ग्राउंडिंग कर दिया है। ओके, अब यहां से I'll give a rheostat। ये एक्सपेरिमेंट भी आप करते होंगे इसमें, किसमें? स्कूल्स के प्रैक्टिकल्स में। दिस इज माई rheostat R2, एंड ओके,
सो रियोस्टैट को वेरी करने के लिए, करंट वेरी करने के लिए वगैरह होता है. अच्छा, इन ऑर्डर टू मेंटेन मेजर द इनपुट वोल्टेज, बेस एमिटर के बीच में होता है इनपुट वोल्टेज. सो आई एम गोइंग टू पुट वोल्ट मीटर विच इज गोइंग टू मेजर बेस एमिटर VBE. इसको इसमें लिखूं या बड़ा लिखूं? बड़ा लिखता हूं. दिस इज VBE, बेस एमिटर वोल्टेज. यू कैन कॉल इट इनपुट वोल्टेज. एंड बेस करंट मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर लगाया है. I'll call it mu A. Okay, this measures base current. First class. अब यहां पे कलेक्टर और एमीटर के बीच में आउटपुट वोल्टेज होगा, तो उसको मेजर करने के लिए आई हैव अ वोल्ट मीटर हियर which is going to measure VCE, आउटपुट वोल्टेज और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज. एंड कलेक्टर करंट मेजर करने के लिए आई हैव गॉट अ मिली एमीटर हियर which is going to measure कलेक्टर करंट. सर बनाने का कैसे कलेक्टर करंट वगैरह? भाई ये एरो जो है ना, ये सबका भगवान है. ये एरो दिखाएगा कि एमीटर करंट किस डायरेक्शन में होगा. जैसे देखो एमीटर, ये करंट, एमीटर करंट नीचे उतरा, यहां से दो भागों में डिवाइड होगा. यहां जाएगा बेस करंट, बराबर, ये दिखा डायरेक्शन, एंड यहां जाएगा कलेक्टर करंट. सो यू हैव द डायरेक्शन फॉर कलेक्टर करंट ऑल्सो, यू हैव द डायरेक्शन फॉर बेस करंट ऑल्सो. अगर आप ऐसे इसको जैसे ही देखोगे ऑन होल, तो यू विल फाइंड दिस सर्किट क्वाइट कंफ्यूजिंग. बट हमने पहले ट्रांजिस्टर बनाया, फिर उसका एमीटर कॉमन कर दिया, इनपुट और आउटपुट बना दिया, फिर बायसिंग वोल्टेजेस बनाया, रियोस्टैट्स बनाए टू कंट्रोल दी इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस एंड करंट्स. फिर हमने इनपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए VBE, ये वोल्ट मीटर बनाया. इनपुट करंट मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर IB बनाया. दिस वोल्ट मीटर टू मेजर आउटपुट वोल्टेज VCE, दैट्स वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर. एंड ये रहा मेरा मिली एमीटर टू मेजर कलेक्टर करंट. सो हियर input is given between base and emitter, and the output is seen between collector and emitter. So you can see that emitter is common between both input and output. सर करने का क्या है इसमें? आपको कुछ नहीं करने का. स्कूल में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उस प्रकार का. हम क्या करेंगे, हम दो चीजों को देखेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और उससे काफी सारे इक्वेशंस भी मिलेंगे हमको. व्हाट आर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज विथ इनपुट करंट when output voltage is kept constant is called input characteristics. So graph showing variation of input voltage with input current when output voltage is kept constant. You have to keep it constant. It will not stay constant. You have to keep it constant. लॉक करना पड़ेगा. सो यहां आउटपुट वोल्टेज VCE है, इनपुट वोल्टेज VBE है, इनपुट करंट IB है. सो VBE वर्सेस IB का ग्राफ है ये, जिसमें VCE को आपने कांस्टेंट रखा है. दैट इज योर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड दूसरा होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. सेम ओल्ड आइडिया. इट इज द ग्राफ showing variation of output voltage with output current, of output voltage with output current when input current is kept constant. So output characteristics में तुम इनपुट को कांस्टेंट कर रहे हो, is kept constant. हमको इसको विस्तार में स्टडी नहीं करना है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज आप आउटपुट वोल्टेज को कैसे कांस्टेंट रखोगे. जैसे यहाँ वोल्ट मीटर है, मैं इस रियोस्टैट को एडजस्ट करते करते लेट अस से VCE को 2 वोल्ट रखता हूँ. ये मैंने फिक्स कर दिया इसको. अब ये रियोस्टैट को घुमा घुमा के अलग अलग वैल्यू VBE की लूंगा, जैसे 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, और उसके प्रकार जो IB का करंट माइक्रो एम्पियर में होगा उसको मैं नोट करता जाऊंगा. एंड सेम मैं करूंगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए रियोस्टैट को घुमा घुमा के मैं IB की वैल्यू लॉक करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल 20 माइक्रो एम्पियर लॉक, और इसको घुमा घुमा के VCE और IC की क्या क्या वैल्यूज आती है थोड़े घुमाने पे, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, उस पे IC की क्या वैल्यू आती है वो मैं नोट करता जाऊंगा. एंड आई विल गेट माई ग्राफ्स. यू वांट टू सी दोस ग्राफ्स? आई विल शो यू दोस ग्राफ्स. सो मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनाने जा रहा हूं.
input characteristics, you're not really interested in the characteristics graph and such, but उससे हमको कुछ important parameters मिलेंगे. So that is what I'm really interested in. So that is what I'm going to show you. Very interesting idea, this transistors input characteristics का graph. So this is VBE, this is IB, this is microamp, this is in volt, and I'm not giving it a shape actually. कितना पॉइंट कुछ नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं आपको. आपको ये देख के इसका ग्राफ याद आ गया, पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस का सेम है. सो VC लेट अस से 2 वोल्ट पे ये ग्राफ मिलता है. और अगर तुम, ये हो गया ग्राफ मिल गया, फिर तुम VC को वापस चेंज करो लेट अस से 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट पे आपको ये ग्राफ मिला. एंड किसी भी ग्राफ का ऑपोजिट स्लोप, रिवर्स ऑफ द स्लोप, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप फाइंड करोगे तो आपको इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगा. सो लेट मी राइट इट हियर, इनपुट रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट यू गोना राइट इन द बुक दैट यू आर हैविंग राइट नाउ. सो इनपुट रेजिस्टेंस, इट्स कॉल्ड RI, is the change in input voltage delta VBE to the change in input current delta IB when VCE is kept constant. So RI is delta VBE by delta IB. इस ग्राफ से हमको इनपुट रेजिस्टेंस मिला. दूसरी बात है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मच मोर इंटरेस्टिंग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. VCE versus IC, and this is IC which is in milliamp, और इसमें मैं IB को कांस्टेंट रख रहा हूं. सो यू कैन सी हियर, अगर मेरा IB is 20 microamp, तो this is the type of graph I get. If my IB is 40, this is the type of graph I get. 60, 100, अलग अलग values, 40, 60, 100. सो अलग अलग ग्राफ्स मिल रहे हैं मेरे को अलग अलग IB के वैल्यूज के लिए. अच्छा, ये जो रीजन है ना ब्लैक कलर का, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन. ये सैचुरेशन रीजन है जिसमें चीजों VCE वगैरह जो IC वगैरह है उसकी वैल्यू अलग होती है. इसके नीचे जो है वो कट ऑफ रीजन है. This is cutoff region. You should not operate the transistor in these two regions except you want something out from it. जैसे for amplifier वगैरह यूज करना हो, ये जो region है ना, this is called active region. And this is where you should operate your transistor if you want to use it as an amplifier and such. This is the region you would wish to operate your transistor. So this is the idea of output characteristics. Sir, output resistance भी बता देते हैं यार, कोई लोड ही कोई नहीं है. Output resistance RO, output resistance RO is as usual delta VCE by delta IC when IB is constant. इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों का ऐसा यूनिट ओम है. एंड इन दोनों के साथ आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए. एंड इसके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, 2 और पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा. ओके, आई एम गोइंग टू टेक दिस ग्राफ ऑफ. और 2 पैरामीटर्स बता रहा हूं. फर्स्ट इज द करंट गेन. सो नंबर 3 इज करंट गेन. Current gain in common emitter mode is called beta. In common emitter mode, current gain beta. Gain is what? Output over input. As simple as that. Current gain is output current over input current. Simple. Yeah, change in output current over change in input current. Whatever you want to write it as. So beta is output current. क्या है? आउटपुट क्या है? कलेक्टर करंट. सो डेल्टा IC by what is input current? Delta IB. So delta IC by delta IB is your current gain
इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सर कॉमन बेस का भी है ना, इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। भाई एक बात याद रखना जरूर, चाहे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो या कॉमन बेस, हमेशा आउटपुट करंट तो कलेक्टर करंट ही रहता है। सो IC इज आउटपुट करंट एंड IE पुट करंट एंड IE एमिटर करंट इज इनपुट करंट। एंड इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में द करंट गेन इज डिनोटेड एज अल्फा। सो अल्फा इज डेल्टा IC बाय डेल्टा IE। ओह माय गॉड, इससे क्या पता चला हमको? भाई कलेक्टर करंट बेस करंट से काफी बड़ा होता है, वो मिली एम्पियर में होता है, बेस करंट माइक्रो एम्पियर में होता है। सो एज IC इज ग्रेटर देन IB, बीटा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मच ग्रेटर देन 1 एक्चुअली। सो अब आप सोचो कौन बड़ा है, कलेक्टर करंट या एमिटर करंट? एमिटर करंट, सबका बाप है वो। सो as IC much greater than IB, so this beta here will be much greater than 1। 10 से 100 के बीच में यूजुअली उसकी रेंज होती है। ऑल्सो IC छोटा है, IE बड़ा है, सो IC इतना भी छोटा नहीं है पर छोटा है, सो अल्फा इज लेस देन 1, 0.8 0.9 वगैरह की वैल्यूज होती है। Is there any relation between beta and alpha? Yes, there is. There is. Please write this down. Please jot this down. Beta is alpha over 1 minus alpha. ये काफी काम आएगा। Beta is alpha over 1 minus alpha, जबकि alpha is beta over 1 plus beta. Can you see this? So, for example, let's take an example. For example, let us say alpha is like 0.98, one of my favorite values. Alpha is 0.98, तो बीटा कितना होगा? लगा लो हिसाब, बीटा is alpha over 1 minus alpha, that's 0.98 over 1 minus 0.98, that's 0.98 divided by 0.02. Isn't this 98 by 2, which will become 49? So alpha की वैल्यू 1 से कम होती है, बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। दिस वॉज करंट गेन। एंड नाउ एक एकदम नया पैरामीटर लूंगा, आई थिंक आई टेक दैट ऑफ। काइंडली राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ बीटा एंड अल्फा, द रिलेशंस, सो दैट आई कैन टेक दैट ऑफ बिकॉज आई वुड रिक्वायर दिस, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस ऑफ। ओके, रिटन ओके। और ये चौथी चीज करने जा रहा हूं, हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक तो देखी, चौथी कैरेक्टरिस्टिक है, इट्स कॉल्ड ट्रांसकंडक्टेंस। क्या नाम है उसका? ट्रांसकंडक्टेंस। I'll define it for you, don't worry. Transconductance denoted as GM. Okay, GM एक इक्वेशन है, is the change in output current over change in input voltage. This is a premier equation for GM, change in output current over change in input voltage. And अगर इस चीज को मैं इस तरह देखूं, लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डेल्टा IB, तो GM इज डेल्टा IC बाय डेल्टा IB इंटू, इसको देखोगे तो इसकी याद आएगी, ये बीटा है, एंड इसको देखोगे, यू रिमेंबर RI was डेल्टा VBE बाय डेल्टा IB, इनपुट रेजिस्टेंस, तो ये तो उल्टा है RI का। सो एक नया इक्वेशन मिल जाता है, GM is beta by RI. So you got 2 equations for GM. Transconductance GM is delta IC by delta VB, and transconductance GM is beta by RI. SI unit of GM, you can see it is current upon voltage. GM is mho या ohm inverse. Okay, so this is the idea of GM. And now let's move on and let's look at the application of a transistor while it is used as an amplifier. Now amplifier के बारे में आपको कितनी जानकारी है I don't know, but let me first tell you what an amplifier does. You know it is, sir amplify करता है, very good, but क्या amplify करता है भाई?
एम्पलीफायर तो करता है, बड़ा करता है, पर क्या बड़ा करता है? एन एम्पलीफायर increases the amplitude of the input signal. So अगर मैं एम्पलीफायर बनाऊं, अगर ये मेरा एम्पलीफायर है, वेरी लेमैन टर्म्स, एंड इनपुट में ये इनपुट है, ये आउटपुट है. सो इफ दिस इज माय इनपुट, दिस इज माय इनपुट सिग्नल. You know, this could be the signal from a microphone or something like that. And this is my output signal. If you see carefully, can you see? मैंने इसका amplitude बड़ा कर दिया. This would be given to the speaker and speaker इसको बजाएगा, speaker फट जाएगा. नहीं, स्पीकर फटेगा नहीं, अच्छा स्पीकर लगाएंगे. So आपने देखा, it increases the amplitude of the signal. That is the function. So which is the characteristic which is changing? The amplitude of the signal is changing. So this is an amplifier, and let us see how we can use a transistor as an amplifier. Let's go on, and we are using a common emitter NPN transistor as an amplifier. Okay, so let's first draw the circuit diagram. Common emitter transistor as an amplifier. मुझे इनपुट सिग्नल भी देना पड़ेगा. बायस वोल्टेज इसके बगैर तो काम नहीं होने वाला, सो बी केयरफुल. माय सर्किट स्टार्ट्स हियर. ऑलवेज ट्रांजिस्टर में हमेशा सर्किट बीच में से ही चालू होता है, और फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस करते जाते हैं हम. ओके, ऑलराइट, ग्राउंडिंग हियर. यहां मैं अपना इनपुट सिग्नल लगाऊंगा. दिस इज माय इनपुट सिग्नल. आई कॉल इट Vs, और यहां ये बैटरी है मेरी बायस. याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, बायस बैटरी के बगैर कुछ नहीं होने वाला आपका. ओके, और आपको चाहिए तो यहां पे एक इनपुट रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द बेस. यहां आपका लोड रेजिस्टर है, जिसके अक्रॉस आउटपुट लिया जाएगा. एंड ये रहा तुम्हारा कलेक्टर बायस बैटरी. दिस इज योर VCC. ओके, my output I am taking across this. So this is my output signal. We'll call it VO. Okay. और ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमिटर है. भूल ना जाना, कलेक्टर एमिटर के बीच का आउटपुट वोल्टेज VCE और बेस एमिटर के बीच का आउटपुट वोल्टेज VBE. और सर हमको करंट्स भी तो दिखाने, दिखाओ ना, कौन मने कर रहा है? ये IE, ये IB, ये IC. बरो, no issues about that. We are all good. Okay, this is my basic diagram for a common emitter NPN transistor to be used as an amplifier. This is where my input signal is going to be applied, Vs, and this is where my output signal is going to be taken. Let's see what happens. Let's first analyze the input side. Let's first analyze the input side. First thing we'll do is, मैं पहले जब मैंने इनपुट सिग्नल नहीं लगाया है, ओके, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन अ लिटिल. फिलहाल देयर इज नो इनपुट सिग्नल. सो डू यू अग्री, जो भी बेस बायस वोल्टेज होगा यहां से, वो सब यहां पे मिलेगा मुझे अक्रॉस VBE. सो व्हेन इनपुट इज नॉट अप्लाइड, व्हेन इन द एब्सेंस of input signal, that means when Vs is 0, that is when Vs is 0, all the base bias voltage comes across VBE. So VBB is equal to VBE. This is going to be my equation number 1. Now अब मैं input signal लगाया. Don't you agree, input signal लगाने से अब ये जो VBE है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा. When Vs, input signal Vs is applied, the input voltage, सर इनपुट वोल्टेज कौन सा है? VBE.
इनपुट वोल्टेज VBE विल चेंज, थोड़ा बहुत चेंज होगा उसमें, डिपेंडिंग कि कैसा तुम अपना इनपुट सिग्नल लगा रहे हो, उस हिसाब से चेंज होगा। थस अब इनपुट साइड में क्या क्या आ गया, VS आ गया, VS को अच्छा लिखो यार बेचारा, VS प्लस VBB इज इक्वल टू तुम्हारा ओरिजिनल इनपुट वोल्टेज कितना था VB प्लस जो भी चेंज हुआ वो, सो VBE प्लस जो भी चेंज हो रहा है हम उसको कहते हैं डेल्टा VBE। नाउ यू ऑलरेडी नो VBB इज इक्वल टू VBE, तो इन दोनों को कट कर दो एंड एज अ रिजल्ट देयरफॉर फ्रॉम 1 VBB इज इक्वल टू VBE, तो दोनों कट हो जाएंगे, देयरफॉर VS इज डेल्टा VBE। इन शॉर्ट तुम जो भी इनपुट सिग्नल लगाए दैट इज ऑल द चेंज that is going to happen in the input voltage. So I'm going to write an equation in blue because this is giving me my input signal. Input voltage नहीं है, input signal. Input voltage तो ये है, input signal VS is nothing but delta VBE and you already know कि जो मैं blue में लिखूं वो आपको लिखना है। Also I think everybody knows, आपको पता ही है ना, अभी थोड़ी देर पहले RI देखा था आपने, RI is what, delta VBE by delta IB. So how much is delta VBE, people? Isn't it RI into delta IB? Therefore VS, which is delta VBE, is RI into delta IB. Just write this equation down, कभी कभी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया आपका इनपुट साइड का एनालिसिस। डोंट वरी, मैं बड़ा करूंगा सिग्नल को, डोंट वरी, बट फिलहाल एनालिसिस जरूरी है। सो ये हो गया इनपुट साइड का एनालिसिस। I'm now going to analyze the output side. मुझे अचानक पता चला ये लाइन टेढ़ी है, तो मैं सीधी करूंगा उसको। कोशिश तो भारी करी सीधी करने की, देखें सीधी हुई कि नहीं। So my output side now, people stay with me. You'll be really happy when we go to the final equation. अब ये आउटपुट साइड, लेट्स अप्लाई Kirchhoff in absence, मेरा फर्स्ट फंडा, in absence of input signal, मतलब मैंने यहां पे कोई इनपुट लगाया नहीं है, Vs is equal to 0. I'm going to apply Kirchhoff's voltage law, apply KVL to output side. Okay, I think everybody knows Kirchhoff. VCC, बुरे से अच्छा तो अच्छा, VCC in the direction of current, तो minus RLIC, अच्छे से बुरा minus VCE equal to 0. So this is an important equation. So VCC minus RLIC minus VCE equal to 0. So can I safely say therefore VCC is equal to VCE plus RLIC? भाई ब्लू में लिखा हुआ इक्वेशन सदा सर्वदा इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू कॉल इट इक्वेशन नंबर 4, लास्ट टाइम वाज 3 था ना। ओके, नाउ अब मैं इनपुट सिग्नल लगाता हूं। डू यू अग्री? जैसे मैंने इनपुट सिग्नल लगाया, VB इनपुट वोल्टेज में चेंज आया, बेस करंट में चेंज आया, तो आउटपुट वोल्टेज में चेंज आएगा, कलेक्टर करंट में चेंज आएगा। इन शॉर्ट ऑल क्वांटिटीज विल चेंज ऑन द आउटपुट साइड। सो व्हेन इनपुट सिग्नल is applied to input, of course, all quantities on output side will change. So equation 4 becomes, सब में डेल्टा डाल दो, जो भी चीजें चेंज हो रही है। अब ये RL तो कांस्टेंट है, उसमें डेल्टा नहीं आएगा। डेल्टा VCC is डेल्टा VCE प्लस RL डेल्टा IC। बढ़िया, डेल्टा VCC डेल्टा VCE डेल्टा IC, RL तो कांस्टेंट है। अरे बट आप भूल गए कि VCC तो बैटरी है, फिक्स बैटरी है, वो चेंज नहीं हो सकती। बट डेल्टा VCC इज 0 सिंस VCC इज अ फिक्स बैटरी। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया? 0 इज डेल्टा VCE प्लस RL डेल्टा IC, एंड एज अ रिजल्ट मैं इसको इस तरफ ले लेता हूं, डेल्टा VCE इज माइनस RL डेल्टा IC। लेडीज एंड जेंटलमैन,
This delta VCE is the change in output voltage, which is actually your output signal VO. So can I take this off now? Output side ही चल रहा है. This delta VCE, the change in output voltage, is the output signal. So जैसा इनपुट सिग्नल का लिखा था वैसा आउटपुट सिग्नल का इक्वेशन लिख रहा हूं. सो आउटपुट सिग्नल, जिसको हमने यहां नाम दिया है VO, is nothing but delta VC, and this is equal to minus RL delta IC. आई होप इनपुट सिग्नल का भी इक्वेशन आपको याद हो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा. सो आउटपुट सिग्नल VO इज डेल्टा VC इज माइनस RL डेल्टा IC. अब मैं आपको इस माइनस का सिग्निफिकेंस समझाता हूं. ये माइनस क्यों आया? माइनस आया वो तो देखा, समझ में आ रहा है, बट व्हाट डज इट मीन? नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स, आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ नाउ. प्लीज जॉट दैट इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन डाउन. द नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स that input and output signal are 180 degrees out of phase. बात समझ में आई? सो अगर तुम्हारा इनपुट सिग्नल ये है, पहली पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल, तो तुम्हारा आउटपुट सिग्नल ऐसा होगा. कैन यू सी? यहां पहली पॉजिटिव साइकिल थी फिर नेगेटिव है, पर यहां पे 180 डिग्री फेज डिफरेंस. पहली नेगेटिव साइकिल है फिर पॉजिटिव साइकिल है. So here negative sign means that output signal and input signal are 180 degree out of phase. So if you use a common emitter transistor as an amplifier, input और output के बीच में 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज होगा. हाँ, अगर आप कॉमन बेस यूज करते हैं तो देयर विल बी नो फेज डिफरेंस. इन अ कॉमन बेस एम्पलीफायर ये सेम एज ये होगा, ऐसा ही होगा, सेम. पॉजिटिव साइकिल ये इनपुट में पहली आई तो पॉजिटिव साइकिल आउटपुट में पहली आई. कॉमन बेस में द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल विल बी जीरो. सो माइंड वेल. अच्छा, अब ये एनालिसिस तो कंप्लीट हो गया. ओके सर, एनालिसिस इज कंप्लीट, वेरी गुड. पर हमको फायदा क्या हुआ सर? हमको क्या मिला? हमको कैसे पता चला कि ये बड़ा हो गया? दिखाता हूं. कैन आई टेक दिस डायग्राम ऑफ नाउ? आई डोंट नीड द डायग्राम एनी मोर. मुझे सिर्फ इक्वेशंस की जरूरत होती है, इनपुट आउटपुट वगैरह के. दिस, जैसे तुम्हारा आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट इज कॉल्ड करंट गेन, उसी तरह आउटपुट सिग्नल ओवर इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड वोल्टेज गेन. So that is going to be an important idea, क्योंकि यहां से पता चलेगा कि कितना फायदा हुआ हमको. And voltage gain is signified as, written as AV. So voltage gain is output signal over input signal. So AV is VO by VS. VO was the output signal, VS is the input signal. And now I'm going to put values of VO and VS. This is the first thing. VO, you remember yahan pe tha delta VCE by VS was delta VBE. अच्छा, ये एक और इक्वेशन है. ये डेल्टा VCE का क्या आया था? माइनस RL डेल्टा IC ओवर. If you are observant enough, you will see that this term हमने डिफाइन किया था लास्ट कैरेक्टरिस्टिक में, कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस. डेल्टा IC बाय डेल्टा VB, दैट इज GM. सो AV इज माइनस GM RL एंड मैग्नीट्यूड ऑफ AV. हमको माइनस साइन बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं होती, हमने उसका सिग्निफिकेंस तो बता दिया क्या है क्या नहीं. सो AV is GM RL. Also I've got one more equation, because you know GM was beta by RI. Also GM was beta by RI, और इसको मैं यहां डाल दूं. सो AV is GM की जगह बीटा बाय RI, तो बीटा RL by RI. This is beta RL by RI.
So RL is load resistance, आउटपुट रेजिस्टेंस, RI is इनपुट रेजिस्टेंस. अच्छा, ये एक नॉर्मल कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर का वोल्टेज गेन है. मैं नोट में लिख देता हूं, इफ यू हैव एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसमें फीडबैक होता है, डोंट वरी अबाउट ऑल दैट राइट नाउ, आई विल ड्रॉ इट फॉर यू समथिंग लाइक दिस. यहां पे सिग्नल दिया होता है VI या VS, इनपुट सिग्नल VS. This is your RI and this is your, यहां पे आउटपुट लेते हो VO, and this is your feedback resistance. In this particular case, ये कुछ भी हो सकता है. In this particular case, your voltage gain, ladies and gentlemen, careful, your voltage gain which is VO by VS is simply RF by RI. You don't need to go into details. But अगर ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो the voltage gain VO by VS, output voltage over output signal over input signal, is the ratio of feedback resistance to the input resistance जिसके अक्रॉस आपने इनपुट सिग्नल लगाया है. So keep this in mind people. And now ये वोल्टेज गेन तो आ गया, मैं पावर गेन दिखाने जा रहा हूं. अच्छा, आपने लिख दिया? जल्दी से लिख लीजिए पॉज करके. Okay, power gain in power, absolutely output power over input power, as beautiful as it looks. Output power over input power. So power gain, we call it AP. Power gain is defined as output power over input power. So AP is Po by pi. You know, power is voltage into current. So output power is output voltage delta VCE into delta IC, and input power is input voltage, change in input voltage over change in input current. If you are looking carefully, can you see delta VCE by delta IB was voltage gain and delta IC by delta IB was current gain. So power gain, एक और इक्वेशन, AV voltage gain into, इसको मैं बीटा भी कह सकता हूं या AI भी कह सकता हूं, करंट गेन, जस्ट टू कीप द फ्लेवर ऑफ द इक्वेशन मैंने AV into AI ऐसा नाम लिखा है. And now I'm sure everybody knows AV is minus GMRL and AI या बीटा RL by RI भी कह सकते हो. AV is minus beta RL by RI and AI current gain is beta. So what does your equation become? Therefore AP is minus beta RL by RI into beta, which makes it, नेगेटिव साइन को मैं डिच कर रहा हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बीटा स्क्वायर RL by RI. वो मैन, सो बीटा स्क्वायर RL by RI, दैट इज योर पावर गेन. बहुत सारे इक्वेशन है पावर गेन के, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ द क्वेश्चन इज, ये एडिशनल पावर आता कहां से, इतना पावर आता कहां से भाई? ये जो एडिशनल पावर है, इट इज टेकन फ्रॉम द DC बैटरीज, the VCC and the VBB that we are using in this particular circuit. So ये voltage gain, current gain, ये power gain जो हो रहा है वो DC batteries में से हम उठा रहे हैं. That is how the gain appears. Have a look at it and we move on. अच्छा, I wouldn't want to go into specifics, but let me tell you, a transistor can be used as a switch also. Can also be used as a switch, which is actually, a switch has got only two positions, two values, two states, on या off. So either अगर input तुम्हारा एकदम zero है तो switch will be off, input maximum है तो switch will be on. That is how a transistor can be used as a switch or a NOT gate. Secondly, a transistor can also be used as an oscillator.
What is an oscillator? Be used as an oscillator. ऑसिलेटर मतलब ऐसी चीज जिसमें कंटिन्यूअसली आपको सिग्नल वेवफॉर्म मिलता ही जाए बगैर इनपुट लगाए. दैट डिवाइस इज कॉल्ड एन ऑसिलेटर. उसमें एल एंड सी यूज होता है टू जेनरेट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल्स, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर signals, and it uses L and C. So the frequency nu of this transistor uses an oscillator is 1 by 2 pi root of LC. So ये frequency है, this is equal to 1 by 2 pi root of LC, very much the same frequency that we had seen in LC oscillations. Alright, so transistor switch की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, oscillator की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. This is where the idea of a transistor ends. एंड मैं कुछ सम्स लाया हूं आपके लिए. सो लेट्स गेट गोइंग. आप देख लीजिए इसको. ओके, आई एम स्टार्टिंग अप. आई थिंक जितने फॉर्मूला देने थे मैंने दे दिए हैं. आई एम श्योर यू रिटन ऑल ऑफ देम डाउन इन योर बुक बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू नीड. इट्स अ प्रीटी सिंपल कंसेप्ट बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड आइडिया. जेई नीट में भी फॉर्मूला के हिसाब से ही चीजें चलती हैं. Not more issues. Okay, so मैं न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं फ्रॉम द अरिहंत मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स बाय डीबीसी और उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का चैप्टर है ये. एंड आई एम लुकिंग एट SP8. इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, दिस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, लोड रेजिस्टेंस ऑफ द आउटपुट सर्किट RL is 5000 times the resistance of input. Oh, 5000 times RI. Okay, if alpha, they have given us alpha is 0.98, find AV, voltage gain, and AP. भाई बगैर फॉर्मूला के तो यहां पे आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. इफ यू रिमेंबर AV was beta RL by RI and AP was beta square RL by R, पर बीटा तो है ही नहीं. नाउ करंट गेन बीटा पर अल्फा तो है. बीटा इज अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा. आई थिंक मैंने 0.98 वाला एग्जांपल उठाया था पहले. आई डोंट नो व्हाई. So this is like 0.98 by 0.02 और 49 आंसर आया था. So 49 आइडिया के साथ अब हम चलेंगे. So voltage gain AV मैग्नीट्यूड ही निकालना है. बीटा RL by RI. भाई RL by RI है 5000. So this is 49 into 5 grand. Okay, 5000. तो 3 जीरो तो लगे ही रहेंगे. 1 2 3 and 49 5 245. Is that 245? Yes, but there is some problem. This is 5000 times, nahi? So shouldn't it be 49 into 5 245 and 000? है ना? As far as I am concerned, 5000 into 50 would be 2 5 and 4 zeros. Absolutely. तो पता नहीं, आंसर में कुछ और है. Doesn't matter. Power gain AP is simply AV into AI. Okay, AV 2 4 5 and 000 and AI is 49. तो फिर से 3 जीरो तो लगे ही रहेंगे. And 245 into 49, let's find out कितना होता है. 245 into 49, 9 5s are 45, 9 4s are 36, 40, 9 2s are 18, 22, 5 4s are 20, 4s are 16, 17, 18, 4 to the 8 and 1 9, 9 10, 9 10 11 12, 1 2 0 0 5 0 0 0. Is that 1 2 0 0 5? ये डबल जीरो आ रहा है यार. कुछ लफड़ा है क्या? कुछ पंगा है क्या? 5000 टाइम्स है या 500 टाइम्स है? मुझे दिक्कत लग रही है. कहीं कॉपिया करने में कुछ लोचा तो नहीं मारे हैं. आओ देख लें. SP9 500 टाइम्स है महाराज, और हम 5000 टाइम लिख लिए. 500 टाइम्स है. सॉरी फॉर दी मिस्टेक. हम भी सोच रहे थे कैसा है 500, और एक ठो जीरो यहां से कट जाएगा, और एक ठो जीरो यहां से भी, और एक ठो जीरो
यहां से भी अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सो एपी आ चुका है 12005 और 2 जीरो। दिस इज योर पावर गेन एंड दैट इज योर वोल्टेज गेन। ये है SP8। आई एम लुकिंग एट SP10। SP10, आई एम श्योर यू आर टेकिंग डाउन द डेटा as it moves। SP10 खास करके जेई वगैरह में एम्पलीफायर को मद्देनजर करके चीजें पूछी जाती है। SP10 in a common transistor amplifier, common emitter transistor amplifier, the output resistance is 500 kilo ohm, so RL is 500 kilo ohm and current gain beta is 49. If the power gain is 5 into 10 raised to 6, what is the input resistance? I think this is easy peasy Japaneese। पावर गेन का इक्वेशन आपके पास रेडी है। पावर गेन AP is beta square RL by RI। We won't mince words where mincing is not required। RI चाहिए मुझे, so RI is beta square RL by AP। बीटा कहाँ है बेटा? 49 into 49 RL 500 kilo, so it's 500 into 10 raised to 3 and this is AP 5 into 10 raised to 6। ओके, ये 5 को काट देते हैं, 3 और 2 5, 5 minus 6 is -1 and 49 into 49 मतलब 50 into 50 करीबन 50 into 50 कितना होता है? 2500। सो करीबन, आई एम गोइंग फॉर करीबन। सो करीबन 250 ओम, उससे थोड़ा सा कम होगा, 240 ओम इज द राइट आंसर। यस सर, 250 ओम करीबन राइट आंसर इज 240 ओम। हमको दिखाई दे दिया, अंदर था वो। सो दिस इज SP10। अब मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देख करके आपको थोड़ी देर पहले किया हुआ ऑपरेशनल एम्पलीफायर याद आ जाएगा। 1 किलो ओम, यहां पे इनपुट सिग्नल, ग्राउंडिंग, अर्थिंग भी कह सकते हैं इसको। ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये 10 किलो ओम and this is where your output is going to be taken। and this is 100 kilo ohm। and what have they asked? the voltage gain of the amplifier AV चाहिए। if you remember, मैंने खास नोट में आपको ये बताया था कि voltage gain AV which is VO by VS is feedback resistance over input resistance। अब यहां फीडबैक क्या है? ये 100 किलो ओम इज द फीडबैक रेजिस्टेंस, 100 किलो ओम, एंड इनपुट रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस VS लगाया हुआ है 1 किलो ओम। सो इन अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेप, 100 by 1, योर वोल्टेज गेन विल बी 100। ओके, लवली, वेरी गुड। ये हो गया एग्जाम्पल 5। नाउ आई एम लुकिंग एट राउंड 1 का 40। स्टे विथ मी। ओके, राउंड 1 का 40 आ रहा है। क्या कहता है? इन एन NPN ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज 10 milliamp, so IC is 10 milliamp, and they say 90% of electrons emitted reach the collector। oh, 90% of electrons from emitter reach the collector। okay, the emitter current and the base current IBR। okay, बड़ी सिंपल सी बात है ये। इलेक्ट्रॉन्स सपोज फ्रॉम एमिटर 100% electrons are emitted, so from that 90% reach collector and 10% emit base ने रख लिए and 10% are in base। So from this data, do you agree therefore IC is 90% of IE, क्योंकि एमिटर में से निकले 90% इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के पास गए, so IC is 90% of IE, that is 90 by 100, that is 0.9 IE। oh, and IB is just 10% of IE, 10% IE which is like 0.1 IE। मैं इस आइडिया का इस्तेमाल सबसे पहले आई फाइंड करने के लिए करूंगा, बिकॉज आई हैव गॉट IC। नाउ
IE is IC by 0.9, that's 10 by 0.9. 10 by 0.9 is करीबन 11. So IE is करीबन 11. एंड अगर आप चाहते हैं कि इसको फिर से मल्टीप्लाई करें तो भी चलेगा, नहीं तो ऑल्सो IE is IB प्लस IC. So IB is IE minus IC. IE कितना है 11, IC कितना है 10. भाई 11 minus 10 is 1 milliamp. I think you could check the options. Is that the right answer? Yes, it is the right answer. Okay, round 1 का 41 देख रहा हूं तुरंत, without wasting any time. Round 1 का 41. Let's see what it says. कुछ ट्रांसफर रेशियो की बात करिए. ट्रांसफर रेशियो मतलब गेन भी बोल सकते हैं उसको. सो राउंड 1 का 41. द ट्रांसफर रेशियो ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 50. दैट इज योर करंट गेन. Current gain is 50. That's the transfer ratio. The input resistance of transistor when used in common emitter configuration is 1 kilo ohm. Ri is 1 kilo ohm. The peak value of AC input voltage Vs is 0.01 volt. Then the collector current is IC चाहिए. Okay. All right. तो सबसे पहले सर कैसे आईसी कैसे लाएंगे भाई. सबसे पहले वी नो, मैं आपको वो एम्पलीफायर में ले जाना चाहूंगा. यू रिमेंबर इनपुट सिग्नल Vs was delta VBE which was Ri into delta IB. याद आती है इस बात की. मेरे पास Vs है, मेरे पास Ri है, क्या मुझे डेल्टा IB मिलेगा? therefore डेल्टा IB is Vs by Ri. Vs कितना है 0.01 and Ri 1 kilo ohm. So 0.01, that's 10 raised to minus 2 over 10 raised to 3. I think that would be 10 raised to minus 5 ampere. So delta IB is 10 raised to minus 5 ampere. And beta कब काम आएगा? Finally beta is delta IC by delta IB. मुझे वही चाहिए ना, डेल्टा IC. बीटा डेल्टा IB. आपको डेल्टा नहीं यूज करना है तो नॉर्मल IB भी यूज कर सकते हो, IC भी यूज कर सकते हो. बीटा इज 50 and into 10 raised to minus 5. So this is 5 into 10 raised to minus 4 amp. Check the answer please. बट उन्होंने माइक्रो में दिया है. ओके, माइक्रो में दिया है. सो 500 मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 कर लेता हूँ इंटू 10 raised to minus 6 और डेल्टा IC 500 microamp. Is this checkable? Yes sir, absolutely checkable. 500 microamp. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सम करने जा रहा हूं. एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है राउंड 1 का 44, जिसमें एक एकदम नई चीज आपको दिखाऊंगा. दिस इज कॉल्ड कास्केडिंग. यू नो क्या होता है कास्केडिंग? जब सपोज ज्यादा एम्पलीफायर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं, दिस इज कॉल्ड कास्केडिंग. डोंट वरी, आई शो यू. कास्केड कनेक्शन क्या होता है? ओके, ध्यान से देखिएगा. दिस इज एम्पलीफायर 1, ये इनपुट सिग्नल Vs, इसका ये आउटपुट मिला मुझे V1. दिस आई एम गिविंग टू अनदर एम्पलीफायर. आई एम कॉलिंग इट एम्पलीफायर 2. एम्पलीफायर 2 का इनपुट V1 एंड एम्पलीफायर 2 का आउटपुट लेट अस से V2. and I'm giving to a third amplifier, amplifier 3, जिसका final output let's call it VO. Before I do anything, amplifier 1 का voltage gain है AV1, amplifier 2 का voltage gain है AV2 and amplifier 3 का voltage gain है AV3. When amplifiers are connected like this type of connection is called a cascade connection. Now, for amplifier 1, voltage gain, दोनों voltage gain का favorite equation, output signal over input signal. So this will be V1 by Vs. For amplifier 2,
AV2 is V2 बाय, इसका इनपुट आउटपुट सिग्नल क्या है V2, इनपुट सिग्नल क्या है V1, एंड फॉर एम्पलीफायर 3 यू कैन वेरी वेल फाइंड दैट आउट, सीधा सामने ही है, AV3 इज, अच्छा दो ही लेते, चलो अब ले ही लिया है तो VO बाय V2। ओके, ये तीनों के गेन मिल गए। अच्छा, आई वॉन्ट टू फाइंड द नेट गेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन तीनों की जगह मैंने सिर्फ एक एम्पलीफायर कनेक्ट किया होता तो व्हाट वुड बी माय नेट वोल्टेज गेन? सो इफ ऑल एम्पलीफायर्स आर represented using a single amplifier equivalent, then net voltage gain, you'll be surprised by the result. AV, don't you agree it is output signal over input signal? Output signal VO over input signal VS। मैंने इन तीनों को एक में ही बना दिया। अगर इन तीनों को रिप्लेस कर दूंगा मैं सिंगल एम्पलीफायर के साथ तो उसका वोल्टेज गेन आउटपुट सिग्नल VO बाय इनपुट सिग्नल VS। कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज VO बाय V2 into V2 by V1 into V1 by VS। कैन आई डू दैट? सर ऐसे कैसे कर सकते हो? अरे मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय V2 किया। अगर तुम देखो इस इक्वेशन को, आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय V2, आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय V1। काटने जाओ तो V1 V1 कट जाएगा, V2 V2 कट जाएगा, VO बाय VS ही बचेगा। बट ऐसा लिखने के पीछे खास कारण, VO बाय V2 कौन है? AV3। V2 बाय V1 कौन है? AV2। एंड V1 बाय VS कौन है? AV1। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, AV is AV3 into AV2 into AV1। सो अगर इन तीनों का फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्टेज गेन होता तो व्हाट वुड हैव बीन माय नेट वोल्टेज गेन? 10 into 10 into 10, 1000। Just imagine that. So, and that is what number 44 says. 3 amplifier stages, each with a gain of 10 are cascaded. Overall gain given AV1 is AV2 is AV3 is 10. So AV is 10 into 10 into 10. Not 10 plus 10 plus 10, 10 into 10. Oh my God. Just imagine. So AV is 1000. So your output signal is going to be 1000 times bigger in amplitude as compared to your input signal. That is the idea. मैं round 1 का 49 करने जा रहा हूं. Stay with me. Just कुछ sums है and then we are done. But मैं सब दिखा दूं ना आपको exactly क्या है क्या नहीं करके, तो फिर क्या टेंशन नहीं, फिर आप बाकी होमवर्क कर सकते हो अच्छी तरह। ओके, राउंड 1 का 49 क्या कहता है? इन एनपीएन ट्रांजिस्टर 10 raised to 10 electrons enter the emitter in 10 raised to -6 seconds. Delta T is 10 raised to -6 seconds. 4% of electrons are lost in base, मतलब they are in base. The current transfer ratio okay, current transfer ratio मैंने देखा नीचे तो 1 से कम ही है, इसका मतलब उन्होंने अल्फा मांगा है। अच्छा, out of 100% electrons given by emitter, 4% are in base, तो कितने परसेंट कलेक्टर में गए होंगे? सो 96% electrons go to collector. That means collector current IC is 96% of emitter current IE. So IC is 0.96 IE. And तुमको अल्फा चाहिए, अल्फा करंट ट्रांसफर रेशियो या करंट गेन, अल्फा is IC by IE. I hope remember the expression. IC by IE, sir. Okay. By IC is 0.96 IE. So 0.96 IE by IE cut. So alpha is 0.96. Could you confirm that with the authorities? Oh yes, sir. Absolutely confirmed. Round 2 का 5 on the way. On the way.
राउंड 2 का 5 क्या कहता है? It says input resistance of a common emitter transistor amplifier. If the output resistance is 500 kilo ohm, output resistance RL 500 kilo ohm, the current gain alpha 0.98, फिर से वही, and power gain 6.0625 into 10 raised to 6 is, मतलब उनको input resistance चाहिए RI. भाई let's cut a long story short. AP is beta square RL by RI. Here beta is alpha over 1 minus alpha. alpha डाला, ये 0.98 बहुत बार डाल चुका हूं, 49. Power gain, I think this is one sum that you will be able to manage, hold on your own. Beta square RL by RI. I think you can do that. So RI is beta square RL by AP. हमने एक ऐसा सम किया था. I think you should do that. Beta की वैल्यू 49 का स्क्वायर, RL 500 किलो, AP 6.0625. I think you will be able to find the value of RI and do it. Round 2 का 27, the last sum of the session. Let's see. It says in a common emitter amplifier using output resistance 5000 ohm, RL is 5000 ohm. Input resistance 2000 है कि 200 है, 2000 ohm. If peak value of input signal voltage Vs is 10 millivolt, beta is 50, so much data, and the peak value of output voltage is Vo, find करना है. Okay, भाई कैसे किया जाएगा जी? B. Okay, सबसे पहले बीटा है, RL है, RI है, वोल्टेज गेन की बातें करेंगे. Voltage gain AV. Do you agree it is VO by VS? Equation number 1. Also voltage gain AV, एक और इक्वेशन है मेरे पास, मैं माइनस साइन को डिच किया. बीटा RL by RI. Shall I equate 1 and 2? You will say yes sir. मस्त. VO by VS is beta RL by RI. So VO is beta RL by RI into VS. I think we should put relevant values. Beta 50, RL 5000, VS 10 milli, that's 10 into 10 raised to minus 3 upon RI 2000. The first thing goes is this and this. Okay, and how much are you left with? अच्छा, सबसे पहले क्या बचा जीरोस में? 50 5s are 250, 250 into 10, that's 2500 into 10 raised to minus 3 by 2, और 10 raised to minus 3 करो तो 2.5 by 2, 2.5 by 2, that would be 1.25. check the answer please. Is it 1.25 volt? Yes it is, 1.25. yes, confirmed. So ladies and gentlemen, that was it. ट्रांजिस्टर्स के बारे में काफी जानकारी हमने हासिल करी, विच इज रेलेवेंट इन डूइंग जेई मेन नीट स्टफ. तो शांति से इस जानकारी को ले, और सम्स भी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया होंगे. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द डेटा, पुट द फॉर्मूला एंड देयर यू गो, यू आर इन बिजनेस. ओके, सो इसको कीजिए, एंड इफ देयर इज एनीथिंग काइंडली लेट मी नो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.